साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कितनी बड़ी जांच एजेंसी है ये हम सभी जानते हैं। हर तरीके के हाई फाई टेक्निक दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम एनसीबी के पास है। ऐसे में आपको सुनकर जानकर हैरानी होगी कि सुशांत की मौत के बाद एनसीबी पर एक 21 साल की लड़की नजर रख रही थी, जासूसी कर रही थी। ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े इस लड़की के निशाने पर थे। समीर वानखेड़े क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कब आए कब गए, किससे मिले, दफ्तर से कब निकले, ये लड़की हर चीज पर नजर रखी हुई थी। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि बॉलीवुड और मुंबई के हाई प्रोफाइल लोगों के बीच रग क्वीन के नाम से जानी जाती है। और इसी रग क्वीन की गिरफ्तारी से बॉलीवुड में हलचल मच गई है। और एनसीबी ने जो इस लड़की को लेकर खुलासे किए हैं, जो बातें बताई हैं, उन्हें सुनकर आप और हम हैरान रह जाएंगे। तो कौन है लड़की, इसकी गिरफ्तारी से बॉलीवुड क्यों हो गया परेशान और कैसे समीर वानखेड़े की जासूसी करवाने में ये लड़की सफल भी हो गई, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सोचिए कि अगर समीर वानखेड़े की जासूसी हो सकती है तो सुशांत के साथ क्या क्या किया गया होगा। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने हाल ही में एक 21 साल की लड़की को ड्रग बेचने के मामले में गिरफ्तार किया था, उसे कोर्ट ने 5 दिन की एनसीबी कस्टडी में भेज दिया। इस दौरान एनसीबी ने इस लड़की को लेकर कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। जांच में पता चला है कि लड़की अपने गैंग के लोगों को समीर वानखेड़े पर नजर रखने के लिए बोलती थी ताकि अपने धंधे को सही सलामत रखा जा सके। इतना ही नहीं, ये लड़की हर उस शख्स पर भी नजर रखती थी जो पुलिस या फिर एनसीबी के लिए खबरी का काम करता था और पता चलने पर उसे फोन कर धमकी भी दी जाती थी। इस आरोपी, जिसे डोंगरी का ड्रग क्वीन बताया जाता है, उसका नाम इकरा कुरैशी है, जो कि अपने धंधे की तरफ किसी नारकोटिक्स के अधिकारी की नजर तो नहीं है, ये जानने के लिए एनसीबी की ही जासूसी करवानी शुरू कर दी। हालांकि अब तक आपने सुना होगा कि ड्रग पेडलर को पकड़ने के लिए पुलिस उनकी जासूसी करती है, अपने लोगों को उनके बीच में या उनके इलाके में भेष बदल कर घूमने के लिए कहती है, मगर यहाँ पर सब कुछ उल्टा था। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि इकरा खुद भी और उसके लोगों को एनसीबी के ऑफिस में काम करने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर और खुद समीर वानखेड़े पर नजर रखने के लिए बोलती थी और एनसीबी के ऑफिस के आसपास अपने लोगों को भेष बदल कर घूमने के लिए भी कहती थी। एबीपी की रिपोर्ट माने तो यहाँ पर इकरा, उसके लोगों ने ये पूरा पता लगा लिया था कि समीर वानखेड़े किस दिन कितने बजे ऑफिस आए, कितने बजे ऑफिस से निकले और कब अपनी टीम के साथ कहां रेड मारने गए। एनसीबी को जब इस बात का शक हुआ तो अपने ही ऑफिस के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक किया और पाया कि ये लड़की और इसके गुर्गे तो एनसीबी पर ही नजर रखे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये इकरा कैसे एनसीबी के हाथ लगी। तो जांच के दौरान एनसीबी को पता लगा कि सोनू पठान और एजाज साइको से इकरा अपने ग्राहकों के लिए ड्रग खरीदती है। उसके कई ग्राहक बॉलीवुड के स्टार्स हैं और मुंबई के हाई प्रोफाइल क्लब में आने वाले लोग भी शामिल हैं। इकरा का नाम सबसे पहले तब आया जब एनसीबी ने दाऊद की गैंग से जुड़े ड्रग माफिया चिंकू पठान को गिरफ्तार किया और तब से ही इकरा की तलाश जारी थी। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक इकरा का नेटवर्क सीएसटी, चर्चगेट से लेकर बांद्रा तक फैला हुआ था। इकरा हमेशा इस बारे में ध्यान देती थी कि कोई उसकी खबर एजेंसियों को ना दे और पता चलने पर उस खबरी को धमकी भी देती थी। समीर वानखेड़े ने बताया कि हाल ही में उनकी एक टीम ने डोंगरी इलाके में छापेमारी कर इकरा कुरैशी को गिरफ्तार किया था और उसके घर से 52 ग्राम एमडी ड्रग बरामद हुआ। इकरा के खिलाफ एनसीबी में 2 मामले पहले से दर्ज हैं और दोनों ही मामलों में लंबे समय से वांटेड थी। एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि इकरा कुरैशी ड्रग बेचने के लिए बड़ा ही शातिर तरीका इस्तेमाल करती थी ताकि उसे कोई पकड़ ना सके। इकरा इस कारोबार को चलाने के लिए इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती थी। जी हाँ, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल यहाँ पर ड्रग को खरीद बेचने के लिए किया जा रहा था, जहाँ पर वो नए ग्राहकों से संपर्क करती, उनकी मांग भी पूरी करती थी। इस लड़की ने बाकायदा 5 से 6 महिलाओं को ड्रग सप्लाई करने के लिए हायर किया था और एक बार ऑर्डर मिलने के बाद ड्रग डिलीवरी के लिए इन लोगों को भेजा जाता था।
इतना नहीं, महज 21 साल की लड़की इकरा को पता है कि उस पर मोबाइल फोन से नजर रखी जा सकती है। ऐसे में वो एक डिलीवरी के लिए एक फोन का इस्तेमाल करती थी। जी हाँ, ये बहुत हैरानी भरी बात है कि एक डिलीवरी के लिए एक फोन का इस्तेमाल करना और उसकी समझ भी होना, वो भी सिर्फ 21 साल में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की कितनी शातिर है और उसके आका कितनी पहुंच वाले होंगे। जो लड़की एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की जासूसी करा सकती है, मतलब वो किसी की भी जासूसी करवा सकती है। अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कहीं सुशांत सिंह राजपूत की भी जासूसी तो नहीं करवाई गई। अब अगर इससे जुड़ा कोई भी अपडेट हमको मिलता है तो हम आपसे शेयर जरूर करेंगे और आप भी इकरा कुरैशी को लेकर अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो रिमी सेन ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत हंगामा फिल्म से की थी। 2003 में आई इस फिल्म ने सफलता के कई झंडे गाड़े और उसके बाद तो रिमी पूरे बॉलीवुड में छा गई। हर तरफ रिमी की क्यूटनेस की तारीफ होने लगी, मगर रिमी की पहली हिट फिल्म ही उनके लिए जी का जंजाल बन गई, क्योंकि उस वक्त करीना कपूर, ईशा देओल, रानी मुखर्जी और काजोल के साथ ही प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता और विद्या बालन जैसी कई अभिनेत्रियां पहले से ही बॉलीवुड में एस्टैब्लिश्ड थी और सबके अपने अपने बैनर भी फिक्स थे। सबका अपना अपना सिक्का चलता था। ऐसे में रिमी की पहली ही फिल्म जबरदस्त हिट हो गई तो बॉलीवुड में हंगामा मच गया। हर तरफ रिमी की ही बातें होने लगी। अब रिमी ने हालिया इंटरव्यू में कहा कि मुझे उखाड़ने की कई कोशिशें की गई, मगर मैं तो जन्म से बंगाली थी, तो मैं ना तो किसी के बहकावे में आई और ना ही किसी ग्रुप में शामिल हुई। रिमी ने बताया, मेरे साथ अलग तरह की साजिश हुई और मुझे सिर्फ कॉमेडी रोल ही ऑफर्स किए जाते रहे। रिमी ने कहा, धूम जैसी फिल्म ने तो मुझे सिर्फ फर्नीचर बनाकर रख दिया और पता ही नहीं चला कि बॉलीवुड से मैं कब और कैसे बाहर फेंक दी गई। रिमी ने कहा, बॉलीवुड में मैंने आखिरी फिल्म 2011 में की थी। उसके बाद मैंने कई सालों तक धक्के खाए, मगर कहीं भी काम नहीं मिला। आई वॉज थ्रोन अवे। रिमी ने आगे कहा, बॉलीवुड खानदानों के लिए और नेपो स्टार्स के लिए सबसे अच्छा हथियार है उनके अपने पाले हुए मीडिया हाउसेस, जिनके जरिए वो किसी भी कलाकार का जीवन आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। रिमी ने कहा, मीडिया ने मेरे बारे में उस वक्त बेहद गंदा लिखा, या कहें उनसे जानबूझकर गंदा लिखवाया गया, जैसे कि मैं फिल्मों का सजावटी सामान हूँ, पुराना फर्नीचर हूँ, यहाँ तक कि मुझे कॉमेडी फिल्मों की कठपुतली तक कह दिया गया। रिमी ने बताया कि आज भी मैं उस दौर के बारे में सोच कर घबरा जाती हूँ। रिमी की माने तो वो बॉलीवुड से बाहर तो निकल गई, मगर उनको अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। इसीलिए रिमी ने खुद फिल्म बनाने का फैसला किया और रिमी ने अपना नाम बदलकर फिल्म बनाने का फैसला किया। रिमी ने साल 2016 में अपना नाम सुमित्रा बदल दिया और फिर इसी नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला और अपनी पहली ही फिल्म बुधिया सिंह बोर्न टू रन फिल्म बनाई, जो कि सफल ही नहीं रही बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस फिल्म को अच्छी खासी तारीफें मिली। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर एक्ट्रेस ने कहा, जाहिर तौर पर यहाँ सबकी पसंद नेपो किड्स ही होते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं होता, उनके लिए बिना कहे सारी सेटिंग हो जाती है और हम जैसे आउटसाइडर कार के टायर घिसते रह जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि नेपो स्टार्स को अगर असल में टक्कर देनी है तो हार मत मानो, जैसे मैंने मान ली। मुझे भी हार नहीं माननी थी, मुझे भी टिके रहना था। अब बॉलीवुड में वापसी को लेकर रिमी ने कहा, मैं बहुत निराश हो चुकी थी और मैं हार मान चुकी थी, लेकिन अब ओटीटी के अस्तित्व में आने के बाद से कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। आजकल थिएटर का दौर जा चुका है, ओटीटी का दौर है, तो हम जैसे आर्टिस्ट के लिए कई मौके हैं। तो रिमी की बातों से आप कितना सहमत हैं? क्या सच में बॉलीवुड में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं? क्या सच में कुछ मीडिया हाउस बॉलीवुड माफिया के इशारे पर काम करते हैं और किसी भी आर्टिस्ट की जिंदगी तबाह कर देते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।